जय हिंद। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो देश की ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसके फलस्वरूप इसकी चर्चा करना आवश्यक हो गया है। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत को किन नीतियों में बदलाव करना चाहिए, किन नीतियों को अपनाना चाहिए, किस प्रकार हम अपने आदतों में चीज़ों को शामिल करेंगे जिससे कि हम इसका कुछ हद तक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण में हम अपनी किन स्वदेशी तकनीकों का यूज़ कर सकते हैं, क्या मापदंड हम ले सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। देखिए, अभी जो वर्तमान में अमेरिका और ईरान युद्ध चल रहा है वो हमें व्यापक रूप से बहुत कुछ सीखने को और प्रेरित कर रहा है। हमें आत्मनिर्भरता का सबक दे रहा है और ये भी बता रहा है साथ में कि जो हम आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य लिए हैं उसमें बड़े बुनियादी बदलाव करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम हर चीज़ पे कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों पर हम विदेशों पे निर्भर हो गए हैं। अब उनको कम करके अपने स्वावलंबन की ओर बढ़ना पड़ेगा। इस कदम से हम अपने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को भी सुरक्षित कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर जो चर्चा के विषय हैं वो इस प्रकार से हैं: ऊर्जा संरक्षण, वैकल्पिक ईंधन के बारे में, क्या वैकल्पिक ईंधन और क्या हो सकते हैं, स्वदेशी तकनीक क्या इसके लिए हम अपना सकते हैं, और जीवन शैली को हम कैसे इजी वे में इजी कर बना सकते हैं, उसको किन नीतियों को अपना हिस्सा बनाएंगे, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अभी वैश्विक संकट में भारत को मजबूत स्थिति में किस प्रकार खड़ा रहना चाहिए, कैसे खड़ा रह सकता है, क्या नीति हम अपनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करना क्यों आवश्यक है? तो ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसके फलस्वरूप इसकी चर्चा करना आवश्यक हो गया। देखिए, हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम एक गाड़ी खरीदें, टॉप मॉडल विदेशी कार, मस्त चमचमाती हुई, पेट्रोल से चलती है। अब हमें भी पता है ज़्यादातर पेट्रोल विदेश से ही हम आयात करते हैं। अब उस गाड़ी के में कुछ खराबी आ गई तो उसके पार्ट्स भी विदेश से ही आएंगे। अब एक कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अगर जिस देश की वो कार है, कंपनी है, वहाँ कुछ हो गया या उनसे हमारे संबंध में थोड़ी खराबी आ गई है और उसने वो पार्ट्स देने से मना कर दिया, तो आपकी गाड़ी तो खड़ी की खड़ी रह गई ना। और ये बात सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं है, बहुत चीज़ों के लिए। तो इस परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा? आप तो चाहिएगा ना कि कोई देसी सिस्टम रहे, देसी गाड़ी रहे जिसका हम उपयोग करें ताकि हमें इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए भी ये चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। हम ऊर्जा संरक्षण करने के लिए, नई ऊर्जा की तकनीक को विकास करने के लिए हमें कुछ अल्टरनेटिव्स लेने पड़ेंगे, उस पर शोध करने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ जो पैरेलली अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें कुछ बदलाव करना ही पड़ेगा। वैश्विक पटल पर चल रहे चीज़ों से हमें अपने लिए अवसर तलाशने हैं, साथ ही साथ उनसे सीखना है ताकि हम अपने देश, अपनी इकोनॉमी को हम बचा सकें, हमें किसी के सामने झुकना ना पड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास सदैव से इस बात का गवाह रहा है कि जब जब बड़े संकट आए हैं तभी सुधारों की नींव रखी गई है। आप इसको इन कुछ उदाहरणों से भी समझ सकते हैं कि 1991 में जब देश में पेमेंट क्राइसिस आई तो हमारे देश में लिबरलाइजेशन आया। 1991 में जब अमेरिका ने कारगिल युद्ध में हमें पाकिस्तान से युद्ध करते समय जीपीएस देने से मना कर दिया, तब हमने अपने स्वदेशी जीपीएस सिस्टम नाविक को डेवलप किया। और अभी वर्तमान समय से कुछ दिन ही पहले 2020 में कोरोना महामारी हमें डिजिटाइजेशन की ओर अग्रसर किया। कोरोना महामारी ने हमारे लिए एक ऐसा अवसर भी लाया कि आज हमारी जो यूपीआई सिस्टम है वो पूरी दुनिया में यूज हो रही है। तो
इस बात से तो ये साबित हो ही जाता है कि जब जब संकट आए हैं तभी सुधारों की नींव रखी गई है। लेकिन क्या जब संकट आएगा तभी हम अपने सुधारों की नींव रखेंगे, या कुछ हम भाव के पहले से भी कुछ तैयारी करेंगे जिससे वो समस्या जब आए तो हमें उसके मतलब कि जब समस्या आए तो हम उससे पहले से निपटने के लिए तैयार रहें। कुछ हम फ्यूचर प्रोडिक्ट करके भी तो कुछ नियम डिसीजन ले सकते हैं, कुछ तकनीक विकसित कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जियोपॉलिटिक्स में इतना उठापटक हो रहा है और बार बार उसका असर अपने देश पे पड़ रहा है, हर पैमाने पर पड़ रहा है। तो जब जब असर पड़ेगा तभी हम उससे सीखेंगे कि हम उसके अल्टरनेटिव्स कुछ पहले से ही सोच के रखेंगे, ताकि हम अग्रणी रहें, हमें किसी के सामने झुकना ना पड़े। देखिए, अभी वर्तमान में जो अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, वो भारत ही नहीं कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पे सवाल खड़ा कर दिया है। उसका जो ऊर्जा संरक्षण है, जो अपने एनर्जी क्राइसिस है, उसकी चिंता बढ़ा दी है। भारत अपने तेल ज़रूरत का 85% आयात करता है। यह दर्शाता है कि भारत अपने ऊर्जा के लिए किस हद तक विदेशों पर निर्भर है। जिस चीज़ के लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं उसको कम तो करना ही पड़ेगा ना। अब तो वो समय आ गया है कि अपने नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा ऊर्जा सुरक्षा के लिए, जिससे हम अपने ऊर्जा को बचत कर सकते हैं और हम स्वावलंबित खड़ी हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं क्या उपाय और क्या सुधार हो सकते हैं जिससे हम इस समस्या से हम उबर सकते हैं, निपट सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय आता है जिस पर हम काम कर सकते हैं, वीआईपी कल्चर। इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। देश में वीआईपी कल्चर किस प्रकार से फैला हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये सबको विदित है। तो ये जो है एक बहुत बड़े कंसर्न के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। वीआईपी कल्चर में आप देखते होंगे कि और आप जानते हैं कि जो नेता अधिकारी लोग हैं वो बड़े लंबे लंबे काफिलों के साथ चलते हैं, अब जिससे भारी मात्रा में ईंधन की बर्बादी होती है। अगर इसकी कटौती की जाए तो निश्चित है कि देश की बहुत सी ईंधन की जो आपूर्ति उधर हो रही है वो बचेगा, जिससे पैसे भी बचेंगे। अकेले 2019 का एक आंकड़ा हम आपको बताते हैं। अकेले लखनऊ में रोजाना वीआईपी गाड़ियों पर 1.5 करोड़ रुपए का इंजन खर्च करती है। एक आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार केवल दिल्ली पुलिस ने 2021 से 2025 तक वीवीआईपी सुरक्षा के लिए गाड़ियां किराए पर ली, जिसमें 43.51 करोड़ रुपए का खर्चा किया। देश भर में सालाना करोड़ों रुपए का ईंधन वीआईपी कल्चर पर फूंक दिया जाता है। और मोदी जी क्या कहते हैं? सोना नहीं खरीदें, तेल का उपयोग कम करें। अब मोदी जी, मिडिल क्लास फैमिली तो इस अवस्था में भी नहीं है कि वो सोना खरीदे, लेकिन शीर्ष पर बैठे लोग वीआईपी कल्चर तो कम कर सकते हैं। देश का भला हो जाएगा चाचा। देश का भला सिर्फ आम आदमी नहीं, हर एक की जिम्मेदारी है। यदि काफिलों को कम किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का प्रयोग किया जाए तो सालाना हजारों करोड़ रुपए का बचत किया जा सकता है। यह पैसा हम जन कल्याण में लगा सकते हैं, नई तकनीक विकास करने में लगा सकते हैं, या आपदाओं से निपटने में भी लगा सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी काफिलों को कटौती करने में हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। यह आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में मदद कर सकती है, एक रणनीति के रूप में आ सकते हैं। हाँ, हालांकि इसको करने में कुछ चुनौतियां भी आएंगी, जैसे सुरक्षा की चुनौती सामने आएगी, लेकिन इस चुनौती से निपटा जा सकता है। अब दूसरा उपाय है सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग। दूसरे उपाय के लिए अगर हम चर्चा करें, दूसरे उपाय के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग और कारपूलिंग को बढ़ावा देना हो सकता है। लोग भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रयोग करने से हिचकिचाते हैं, जबकि स्वीडन और नीदरलैंड जैसे देश में ट्रेन व बसों से यात्रा करना शीर्ष के नेताओं के लिए आम बात है।
हालांकि भारत में हिचकिचाहट होना लाजमी भी है, बस और ट्रेनों की बदतर हालत भी इसका तो कारण है, किंतु ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है, इसको सुधारा जा सकता है, बस इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अब अगर हम आयरलैंड जैसे देश से डीपीएसपी अपने संविधान में अंगीकार कर सकते हैं, तो नीदरलैंड के इस अच्छी आदत को भी अपना ही सकते हैं। साथ ही साथ हम कारपूलिंग को भी अपना सकते हैं, कारपूलिंग भी एक बेटर ऑप्शन रहता है। अब सवाल आता है कि कारपूलिंग होता क्या है। तो कारपूलिंग एक ऐसी परिवहन व्यवस्था है जिसमें एक ही दिशा में या एक ही गंतव्य पर एक जगह से, जैसे मान लीजिए कि एक ही सोसाइटी से, एक ही अपार्टमेंट से, एक ही गांव से जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं, मतलब कुछ भी एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो हम अपनी पर्सनल अलग अलग गाड़ियाँ ले जाने के बजाय एक ही गाड़ी का प्रयोग करते हैं, तो उससे पैसा भी बचेगा, तेल भी बचेगा, और जो लागत आएगा हम आपस में शेयर भी कर सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं कि एक दिन हम अपनी गाड़ी ले गए, एक दिन दूसरा कोई अपना गाड़ी ले गया, कोई तीसरा कोई अपना गाड़ी ले गया। इस तरह से भी हम कारपूलिंग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो यात्रा पर खर्चा कम आएगा, जेब पर भी बोझ कम पड़ेगा, प्रदूषण में भी कमी आएगी, ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा। अब इन सब से लाभ क्या होगा। अगर कारपूलिंग करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो इन सब से लाभ क्या होगा। सालाना 38 करोड़ लीटर फ्यूल देश का बचाया जा सकता है। सालाना 38 करोड़ लीटर फ्यूल देश का बचाया जा सकता है, जो 570 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। अगर हम एक एवरेज लेते हैं, पेट्रोल डीजल एक एवरेज ले रहे हैं मोटा मोटी, कि वर्तमान में 100 रुपये, कहीं 100 रुपये भी है, कहीं 90, 96, 97, कहीं 102 भी है, 103 भी है, तो हम एवरेज 100 रुपये लेते हैं। तो 38 करोड़ लीटर का कितना हो गया 100 रुपये के हिसाब से, 3800 करोड़ रुपये। 3800 करोड़ रुपये बचाया जा सकता है, छोटी मोटी रकम नहीं है। इतना पैसा बचेगा और इसके साथ साथ ट्रैफिक पे भी कंट्रोल आएगा, प्रदूषण में भी कमी आएगी। आप इस बात को समझिए, थोड़ी कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए कि दिल्ली और मुंबई एक राजधानी और एक आर्थिक राजधानी, यदि मुंबई में लोकल ट्रेन ना हो साथ और पब्लिक बस ना हो, दिल्ली में मेट्रो और पब्लिक बस ना हो, तो कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति सुबह 5 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलता है, तो लंच तक भी पहुंच पाए इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये मुंबई की लोकल ट्रेन और दिल्ली की मेट्रो काफ़ी हद तक वहाँ की ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में मदद कर रही है। तो सवाल आता है, जाहिर सी बात है कि पब्लिक इसका यूज कब करे, कैसे करे। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुविधाजनक और उपयोग लायक बनाएंगे तो पब्लिक करेंगे ही करेगी। साथ में शीर्ष पर बने बैठे नेताओं, अधिकारियों गण को भी इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए ही क्या, इसको अपने आदतों में भी शामिल कर सकते हैं। ये गलत चीज़ थोड़ी है, बस सरकार इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, इसको बढ़ावा देने में सरकार के लिए चुनौतियाँ भी आएंगी। उसमें मुख्य चुनौतियों में होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का गुणवत्तापूर्ण और उपयोग लायक बनाना, पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना, सुरक्षा भी एक चुनौती रहेगी। लेकिन इन सब चुनौतियों से पार पाया जा सकता है, बस इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। तीसरा जो उपाय है वो सरकारी भवनों में ऊर्जा संरक्षण है। आइए इस पर भी विस्तार से हम चर्चा करते हैं। अभी यह उपाय जो है वो केवल गवर्नमेंट बिल्डिंग पर ही नहीं लागू होती है, हम अपने घर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जो भी पुराने इक्विपमेंट है उसको बदल कर अभी नए इक्विपमेंट जो आ गए हैं, जैसे 100 वाट का बल्ब ना जलाकर जो भी एलईडी बल्ब आ रहे हैं, सीएफएल की जगह पर एलईडी बल्ब, एलईडी सीएफएल जो आ रहे उसका उपयोग कर सकते हैं। पुराने पंखों की जगह नए जो कम बिजली लेती उन पंखों का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम इस उपाय में सहायता कर सकते हैं। खैर पब्लिक तो करते हैं क्योंकि उसको बिजली बिल भरना पड़ता है। अभी आप देखते हैं वर्तमान स्थिति जो है सरकारी भवनों में या ऑफिसों में, जो सरकारी हैं दफ्तर हैं, वहाँ पे क्या है कि गर्मी के दौरान एसी है, पंखे, पुराने जो मशीनरीज हैं वो अनकंट्रोल वे में उपयोग हो रही हैं। अब अनकंट्रोल वे में उपयोग हो गया तो बिजली की खपत तो ज़्यादा होगी, उनको थोड़ी घर से बिजली बिल भरना। तो इसको तो सुधार करना पड़ेगा।
इसको इसको सुधार के तो हम क्या कर सकते हैं, उससे क्या लाभ होगा? तापमान नियंत्रण होगा, और तापमान नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो अभी एसी का स्टैंडर्ड सेट किया गया है मिनिमम 24 डिग्री। तो एसी का तापमान अगर हम रूम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो बिजली की जो खपत है वो 40% तक कम की जा सकती है, उसकी संभावना है। 5 स्टार रेटिंग वाले जो उपकरण हैं उसका अगर उपयोग करते हैं तो हम बिजली बचा सकते हैं। वैसे भी इससे और उजाला योजना के माध्यम से देश में 25,000 करोड़ रुपए की बिजली ऑलरेडी बचाया जा चुका है। तो इसको कंट्रोल रखने का ज़रूरी है। जो भी प्रेमिसेस हैं उसमें सोलर पैनल भी उपयोग में लाया जा सकता है, ताकि कुछ हद तक सोलर से जो बिजली प्राप्त होगी उससे हम चला सकते हैं। इससे आर्थिक महत्व भी देखने को मिलता है। सरकारी स्तर पर बिजली की बर्बादी 15 से 20% तक कम कर दिया जाए तो इससे प्राप्त होने वाली जो बचत राशि है उसका हम देश के अन्य परियोजनाओं पर भी लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है, नई तकनीक विकसित करने पर लगा सकते हैं। किसी संस्था का बजट हम बढ़ा सकते हैं, जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, जन कल्याण पे भी यूज हम कर सकते हैं। देश में सरकार द्वारा भारत में ऊर्जा संरक्षण के लिए कई योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इस पर काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। जैसे में आपका उजाला योजना हो गया, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम हो गया, BEE स्टार लेबलिंग हो गई, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो गया, और भी योजनाएं चला रही हैं। आप इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा। चौथा आता है इलेक्ट्रिक कुकिंग से गैस इंपोर्ट खर्च कम किया जा सकता है। सही बात है, जो हम अभी गैस पे खाना बना रहे हैं उसके अल्टरनेटिव के रूप में अगर हम इंडक्शन का यूज़ करते हैं, और अभी वर्तमान समय में ये बढ़ा भी है, तो भी इसमें कमी आ सकती है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार फिलहाल हम 60% रसोई गैस विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं, मुख्य रूप से खाड़ी देशों से, मिडिल ईस्ट से, जिसमें प्रमुख रूप से कतर सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला देश है इंडिया को। 30 से 34% LPG वही हमें एक्सपोर्ट करता है। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ओमान। इसके साथ साथ इन पर निर्भरता कम करने के लिए अभी हम USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और अल्जीरिया से भी गैस और LPG के आयात बढ़ा रहे हैं। तो हमें बढ़ाने से ज़्यादा देसी तकनीकों पे काम करना है, देसी जुगाड़ों पे काम करना है, जिससे हम इस पर विदेश से इंपोर्ट को हम कम कर सकते हैं। और अभी हाल में देखा गया है कि जब देश की में किल्लत हुई है LPG की, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जहाज़ें फंसी हुई हैं, तो लोगों ने इंडक्शन का बढ़ावा दिया है और इंडक्शन का प्रयोग भारत में बढ़ा है। इसके सुधार हेतु कुछ उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमें लाभ जाहिर मिलेगा ही मिलेगा। सौर ऊर्जा से खाना पकाने के लिए इलेक्ट्रिक कुकिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक कुकिंग का यूज़ करते हैं तो हम सालाना करीब 30% विदेशी मुद्रा का बचत कर सकते हैं। 30% देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा ये। इलेक्ट्रिक कुकिंग के साथ साथ हम अगर अन्य उपाय पे भी अगर हम अल्टरनेटिव्स अपनाना चाहें तो उसके लिए गोबर गैस, बायोगैस भी उपयोग में लाया जा सकता है। आपको एक डाटा देना चाहूँगा। NCERT के अनुसार भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मवेशी भारत में पाया जाता है। तो अगर इतने बड़े पैमाने पे अगर मवेशी है तो यहाँ पे गोबर और गोबर गैस की भी उपयोग, गोबर गैस की प्रोडक्शन भी हो सकती है ज़्यादा मात्रा में। गोबर गैस प्रोडक्शन के लिए चाहिए क्या? गोबर चाहिए, और घरेलू जो रसोई से जो कचरा निकलता है उसका भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। गोबर गैस एक अच्छा उपाय हो सकता है। ये एक अच्छा ऑप्शन क्यों है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। गोबर गैस ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए कुशल है। इसमें आमतौर पर 55 से 65% तक मीथेन होती है, जो LPG लकड़ी या जो केरोसिन ऑयल हम यूज करते हैं उससे सस्ता और स्वस्थ ऊर्जा विकल्प है। इसका प्रयोग हम खाना पकाने में भी कर सकते हैं, बिजली बनाने में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ बहुत सी इंडस्ट्री में भी इसका यूज कर सकते हैं। मशीनरी चलाने में, इंजन चलाने में इसका उपयोग
किया जा सकता है। इसके कुछ जो इम्पोर्टेंस है, मुख्य दक्षता और क्या प्रदर्शन डेटा है, इसको देखते हैं। अभी देखिए, 1 किलो गोबर से इतनी बायोगैस बनाई जा सकती है कि लगभग 10.5 मिनट तक जल सकता है। 10.5 मिनट तक 1 kg गोबर गैस में। तो अगर मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियर फैमिली में एक टाइम का खाना बनाने में 1 घंटे का समय लगता है, मान लेते हैं, हो सकता है कम भी लगे ज़्यादा भी लगे, हम मान लेते हैं 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटा में कितना हुआ? 60 मिनट। तो 60 मिनट अगर होता है और 1 किलो गैस में 10.5 मिनट चल रहा है, तो लगभग 9 किलो गैस में, यानी कि 10 किलो मान लेते हैं पूरी 10 किलो गैस में, 10 किलो गोबर में हम 1 घंटे का या एक टाइम के खाने का हम व्यवस्था कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें खेतों के लिए खाद भी बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। एक छोटा घरेलू प्लांट रोजाना पर्याप्त खाना पकाने का ईंधन पैदा कर ही सकता है इस डाटा के अनुसार। इसमें होता क्या है, कच्चे बायोगैस में मुख्य रूप से अभी जैसे कि हमने बताया कि 55 से 65% मीथेन रहता है और 35 से 44% CO2 रहता है। इसके साथ साथ कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया भी पाया जाता है। अगर इसको हम कंप्रेस्ड कर दें, कंप्रेस्ड करके इसको 98% तक बढ़ा दें, जिसको हम CBG बोलते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस, तो हम इस गैस को फिर हम इंजन चलाने में भी प्रयोग कर सकते हैं और इंजन का भी प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा। और फिर ये 80% तक जो डीजल इंजन है उसकी जगह ले सकता है। ये 80% तक अगर डीजल इंजन ले सकता है तो हमें पेट्रोलियम आयात करने की ज़रूरत पड़ेगा नहीं, कम मात्रा में पड़ेगा, तो वो भी पैसा बचेगा। देखिए, इसके एक लिमिटेशन है। जो गोबर गैस का उत्पादन है उसके लिए जो अनुकूल टेम्परेचर है वो 37 से 52 डिग्री सेल्सियस ही अच्छा है, तथा गोबर डालने की दर और उसमें जो बैक्टीरिया कितना एक्टिव है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये सब तकनीक विकसित किया जा सकता है, इनका उपायों के पर काम किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इस पर काम करके इस पर हम कि कैसे हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं तथा बैक्टीरियाज को कैसे हम एक्टिव रख सकते हैं, इस पर काम किया जा सकता है। ये सच में बहुत किफ़ायती है, LPG सिलेंडर से बहुत किफ़ायती है। एक तो घर में हम बना सकते हैं, ग्रामीण इलाकों में रॉ मटेरियल के रूप में गोबर और रसोई घर से निकला कचरा हो गया, पुआल हो गया, ये सब आसानी से उपलब्ध है, तो वहाँ आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। और ज़्यादातर तो भारत देश ग्रामीण इलाके हैं, पर्यावरण के भी अनुकूल है। इसके साथ साथ अभी जैसा मैंने बताया, ये खाद भी देता है और ये एक देशी स्थायी स्रोत है, क्योंकि ये कचरे से बनता है, तो कचरा का भी प्रबंधन एक तरह से हो रहा है। हाँ, इसके एक थोड़ा लिमिटेशन है कि अगर तापमान गिरेगा तो बैक्टीरिया में कमी आएगी, तो उत्पादन गैस का कम हो सकता है। तो अभी बोले हैं कि इसके लिए हम टेक्निक जनरेट कर सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम जनरेट कर सकते हैं जिससे कि उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। जब आजकल हम लोग साइंटिफिक तरीका अपना करके इस प्रकार से खेती कर रहे हैं कि हम लोग उसको अनुकूल मौसम दे करके हम बिना मौसम की भी सब्जियां उगा रहे हैं, तो ये भी तो किया जा सकता है। थोड़ा रख रखाव पे भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अन्य उपायों में बात करें तो देश में बहुत से ऐसे आयोजन होती है, बर्थडे पार्टी हो गया, शादी हो गया, मीटिंग्स हो गया या पार्टीज़ हो गए, किसी ओकेजन के लिए इंगेजमेंट या किसी भी तरह के जो आयोजन होते हैं या शादियां होती हैं, उनमें एनर्जी की बहुत ही बर्बादी होती है, बहुत ही बर्बादी होती है। तो उसको भी कम करने की आवश्यकता है। देखिए, वर्तमान हालत में देश में आयोजन जैसे बर्थडे पार्टी, विवाह, सगाई, ये सब में क्या है कि काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है। सालाना देश में लगभग 1 करोड़ के आसपास शादियाँ होती है, जिसमें बिजली, डीजल और भोजन की भारी मात्रा में बर्बादी होती है। तो इससे हम बच सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। क्यों? इस पर हम बात करने से पहले, इसके उपाय सुझाने से पहले हम थोड़ा विवाह के इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देश में मुगल आक्रांताओं और अफगानों के आने से पहले विवाह जो होती थी, जो दिन में होती थी, संभव है कि रात्रि में आयोजन करना मुश्किल हो रहा होगा। उस टाइम इतना डेवलपमेंट तो था नहीं कि मतलब लाइट बत्ती, बिजली, ये और शास्त्रिक भी कारण है, तो हम शास्त्र पे नहीं जाना चाहेंगे। हम जो संभावना है कि उस टाइम
रात में विवाह करना थोड़ा मुश्किल होता होगा, लाइट की वजह से रोशनी नहीं होती, इसलिए दिन में करते हैं। हम इसी को मोटा मोटी मान के चलते हैं। लेकिन मुगल आक्रांताओं के आने के बाद यह विवाह रात्रि में प्रारंभ हो गया। क्यों? मुगल आक्रांताओं से बेटी बहू की रक्षा करने के लिए रात्रि में विवाह प्रचलित हुआ। सो आज भी चल रहा है, जबकि अभी परिस्थिति उलट गई है। अभी परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अभी विवाह दिन में हो तो बहुत बेटर है। वैसे जो दक्षिण भारत में है वो आज भी विवाह दिन में होना आम बात है, जबकि नॉर्थ इंडिया में यह विवाह रात में प्रचलित है। तो अभी देश में वैसे भी एनर्जी डिफिशिएट से जूझ रहा है, तो हम फिर से इसको हम दिन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदे होंगे। वैदिक परंपरा के अनुसार भी विवाह दिन में ही होना चाहिए। वर्तमान स्थिति में भी रात्रि में छोड़कर हम दिन में विवाह कर सकते हैं, जिससे हम ऊर्जा का जो विदेशों पर स्रोत निर्भर है उसमें हम आयात में कमी ला सकते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सकते हैं। तो इस क्षेत्र में काम करने के लिए भी हम अगर विवाह दिन में करते हैं तो तत्कालीन रूप से ये बहुत सही है। विवाह अगर दिन में करते हैं तो भारी मात्रा में बिजली की बचत होगी। साथ ही साथ अगर हम शांतिपूर्ण विवाह करते हैं तो मिडिल क्लास फैमिली एक अच्छी बचत कर सकता है। इसके साथ साथ हम कचरा प्रबंधन में भी हेल्प मिल सकता है, हमें खाने की बर्बादी से भी बच सकते हैं। अन्य उपाय में आता है कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा का प्रयोग को हम अपना सकते हैं। अभी भी लोग कृषक जो हैं वो बहुत हद तक जो डीजल पंप है उस पर निर्भर करते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि धीरे धीरे सौर ऊर्जा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सौर ऊर्जा जो सरकार द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी दर पे चीज़ें उसको मुहैया करा रही हैं, साथ ही साथ उनको इक्विपमेंट भी प्रदान कर रही है। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे उसकी ओर अग्रसर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। 2017 तक देश में सिंचाई के लिए 1.2 करोड़ डीजल पंप प्रदूषण और खर्च का बड़ा कारण था, लेकिन उसके बाद इसके स्थान पर डीजल पंपों के आधार पर सौर ऊर्जा पर आधारित पंपों ने ले लिया, जिससे क्या हुआ कि देश में 2026 तक 23.8 करोड़ पंपों से 73.45 करोड़ लीटर डीजल बचाने की लक्ष्य रखा गया है, और वो हो भी रहा है। सभी पंप सोलर हो जाए तो 300 करोड़ लीटर तक का तेल हम बचा सकते हैं। जैसे कि हम अभी बोले, अगर हम एवरेज 100 रुपये भी मानते हैं तो फिर ये कितना हो जाता है? 30,000 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे भाई साहब, बहुत बड़ा अमाउंट। इसको तकनीकी विकास में लगा सकते हैं। इसरो और DRDO जैसे संस्थाओं की हम बजट बढ़ा सकते हैं कि आप नई नई तकनीक डेवलप कीजिए, स्वदेशी तकनीक डेवलप कीजिए। सेना के जो जहाज़ हैं विदेशों से जो हम खरीद रहे हैं उसमें इंडिजीनियस बनाने में और ज़्यादा हम खर्च कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ सरकार की नीतियाँ और योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। PM किसान योजना चला रहे हैं। ये योजना बहुत ही अर्जाए सौर ऊर्जा पर अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का अतिरिक्त मदद के रूप में है। ये इसमें 30% सब्सिडी सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, 30% राज्य सरकार देती है। इसमें आप अपने प्रयोग के साथ साथ बिजली बेच भी सकते हैं। इतनी पर्याप्त मात्रा में बिजली हो जाती है। इसका इंस्टॉलेशन के लिए सरकार बहुत हेल्प भी कर रही है। ये रहा पूरा PM कुसुम योजना का पूरा जानकारी, एक बार इसको आप देख सकते हैं। दूसरा हो गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि आय को बढ़ाने के लिए, कृषकों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार फसल बीमा भी लेके आई है, जिससे सरकार किसान थोड़ा चिंता मुक्त रहे और अपने जो बुनियादी ढांचाओं पर थोड़ा काम कर सके। सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। ये रहा कितना का प्रीमियम जो है, कितना % लाभ है, ये सारी चीज़ें इस पर विस्तार से दी गई है। तीसरा, सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाती है, समय समय पर उसकी जांच करवाने के सलाह देती है, और सॉइल को बैलेंस करने के लिए क्या उपाय है, क्या है, उसके लिए भी देती है। इसके लिए ट्रेनिंग भी सरकार समय समय पर देती है। फिर अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जो हर छोटे सीमांत किसानों के लिए वर्ष में 6,000 रुपये, 2,000 रुपये की किस्त के रूप में देती है, DBT के माध्यम से। कृषि में हेल्प के लिए, टूल्स खरीदने के लिए हेल्प करती है। अभी E-नाम पोर्टल चालू किया, जिसमें आप अपने जो भी सब्जी मंडी है उसमें आप अपने ऑनलाइन तरीके से कीमत तय करके बेच सकते हैं अपने
सामान को, अपने जो भी कृषि उत्पाद हैं, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है, पारदर्शिता बढ़ती है। किसान ड्रोन का भी पहल किया गया है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से खेती को आसान बनाया जा रहा है। इसमें भी सरकार सब्सिडी दे रही है। सातवां उपाय में अगर हम बात करें तो देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा भी इससे बचेगी। साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। मतलब एक पंथ तीन काज हो रहे हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने से अपना विदेशी मुद्रा भी बच रहा है, एम्प्लॉयमेंट के भी दरवाजे खुल रहे हैं। कैसे? तो देखिए, अभी तक पिछले 5 वर्षों में 16.14 लाख ईवी कारें जो है सड़कों पर उतरी है। 5 साल में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 21 गुना तक बढ़ गई है। लेकिन इसमें विदेशी कारें भी शामिल हैं। इस डाटा में विदेशी कारें भी शामिल हैं। 2028 तक देश में 7% कारें इलेक्ट्रॉनिक होने का अनुमान है। अगर हम देसी इलेक्ट्रॉनिक कारों को बढ़ावा दें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ाया दें, तो 2030 तक भारत में 1.1 करोड़ विदेशी मुद्रा बचने में सक्षम होगा। 1.1 करोड़। सॉरी, ये डाटा, हाँ। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। देसी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड बढ़ने से क्षेत्र में नए स्टार्टअप आएंगे, चार्जिंग स्टेशंस खुलेंगे, जिससे नए रोजगार का सृजन होगा। सरकार द्वारा रियायतें भी दी जा रही हैं इसके लिए। नीतिगत सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे कि FAME-2 जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार इस पर काम कर रही है, जो ट्रांजिशन मोड में है। ऊर्जा सुरक्षा इलेक्ट्रिक वाहनों से हो ही रहा है, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इससे तेल पर निर्भरता कम होगी, तो हम आयात कम करने के लिए वैसे भी बाध्य हो जाएंगे। तो ये एक प्रमुख रणनीति के रूप में सामने आ सकती है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। 8वां आता है, अगर हम इलेक्ट्रिक कारों की बात कर ही रहे हैं तो इथेनॉल की भी बात कर ही लेते हैं। इथेनॉल, वही इथेनॉल जिसको दारू के रूप में यूज किया जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है ऊर्जा का। और ऐसा नहीं है, इसको भी देश में गोबर गैस की तरह आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जैव ईंधन है, बायोफ्यूल। इसको हम गन्ना, मक्का, गेहूँ, चावल से बना सकते हैं, कृषि उत्पादों से बना सकते हैं। इसके अलावा झारखंड में महुआ का पेड़ पाया जाता है, वो भी इसका बहुत बड़ा स्रोत है। हालांकि झारखंड में उससे बनता भी है, और चावल से, जिसको माड़ी के नाम से जाना जाता है। और झारखंड में जो देसी शराब, महुआ शराब भी बोलते हैं, वो महुआ बनता है। तो अगर हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। महुआ का जो दक्षता बहुत अच्छा है, उसमें वो देसी शराब, ओरिजिनल महुआ दारू में, सॉरी, वो शराब में इतना इग्निशन है कि उसमें, उसके सामने अगर हम माचिस की तीली जलाएं तो उसमें आग लग जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्रोत हो सकता है। और यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना गया है। तो ये पेट्रोल का बेहतर विकल्प के रूप में तेज़ी से उपयोग में लाया जा रहा है। इथेनॉल बनता कैसे है? तो इथेनॉल केमिकली जो हम लोग पढ़ते हैं वो तो बहुत चीज़ों से बन रहा है, लेकिन हमें इंडस्ट्रियल रूप में बड़े पैमाने पर बनाना है। तो रॉ मटेरियल के रूप में हम गन्ने का यूज़ कर सकते हैं, चावल का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया मैंने, महुए का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ईस्ट डाल के इसको क्या किया जाता है कि फर्मेंटेशन होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको डिस्टिलेशन मेथड से ओरिजिनल इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, पेट्रोल में मिलाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। भारत में E10, E20 जैसे मिश्रण उपयोग में लाए जा रहे हैं। इससे पेट्रोल की खपत को कम की जा सकती है। बिजली उत्पादन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, स्वच्छ ऊर्जा के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रदूषण रहित है। इसके लाभ में आगे प्रदूषण में कमी आएगी। रिन्यूएबल एनर्जी है, कृषि उत्पाद पे निर्भर है, तो कृषि को भी फ़ायदा मिलेगा। ये खेती को बढ़ावा देगा। पेट्रोलियम जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं विदेश से, उस पर में भी कमी लाएगी। ग्रीन हाउस गैसों में भी ये कमी लाएगी। पर्यावरण सुरक्षा में, संरक्षण में हेल्प करेगा। लेकिन इसके कुछ हानियाँ हैं। इसकी हानियाँ क्या? अगर हम पूरी इसका प्रयोग करें, अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करें, तो इंजन कुछ सीज भी कर सकता है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम, जब इसकी इतनी इग्निशन टेम्परेचर है, कम्बसन पावर है, तो हम पूरे इथेनॉल पर चलने वाले इंजन की तकनीक विकसित कर सकते हैं। इस पर काम करना चाहिए। दूसरा समस्या में क्या आता है कि अगर जो भी खाद्यान्न सामग्री, उससे अगर हम इथेनॉल ही बनाएंगे तो खाद्यान्न संकट भी बढ़ सकता है। उत्पादन के लिए अधिक जल और भूमि की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी समस्या में ये इथेनॉल, वही इथेनॉल जिसको हम पीने के रूप में यूज़ करते हैं, शराब के रूप में। तो वो पता चला कि इंजन के लिए बना रहे हैं, तो पीने के लिए लोग उपयोग कर लिया। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
अब अगला जो आता है उपाय है वो है ऊर्जा के लिए परमाणु विकल्पों पर भी फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहा, सरकार इस पर काम कर रही है और अभी त्वरित रूप से काम करने की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति में देखें तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो ईंधन जलाकर ईंधन पैदा करता है। भारत ने कलपक्कम में 500 मेगावाट की फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू किया है। इसका सेकंड स्टेज तक का परीक्षण भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा सफलतापूर्वक वो कर लिया गया है। थर्ड स्टेज की रिसर्च जारी है। अगर यह सक्सेस हो जाता है तो भारत अगले 700 वर्षों तक सस्ती प्रदूषण रहित ऊर्जा बनाने में सक्षम होगा। मतलब समझ रहे, एक सिविलाइजेशन को ही ये चेंज कर देगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जा रहा है और भारत में थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़ा भंडार है दुनिया का ये थोरियम का। यहाँ यह मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड के तट में पाया जाता है। ये मेनाजाइट जो रेत में उसमें पाया जाता है। अगर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 10.7 मिलियन टन से भी अधिक मेनाजाइट के निक्षेप हैं, जो लगभग 9,63,000 टन थोरियम ऑक्साइड शामिल है जिसमें। इतना बड़ा हमारे पास थोरियम भंडार है। तो अगर हम थर्ड स्टेज को अगर हम सक्सेस कर लेते हैं तो आप सोच सकते हैं कि हम किस लेवल पर एनर्जी के लिए अपने आप पे स्वावलंबन बन जाएंगे। तो इस पर काम करना और अच्छे तरीके से काम करने की आवश्यकता बहुत हो जाती है। इसके लाभ क्या है, अगर थोरियम रिएक्टर जैसे कि बता दिए कि अगर हम तीसरे चरण सफल हो जाते हैं तो हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम थोरियम से ही हम सस्ती बिजली निर्माण कर लेंगे और उससे ही हम सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन इसमें कुछ समस्या आ सकती है। कई नीतियाँ और प्रोजेक्ट जो है दीर्घ काल तक चल सकता है, तो इसमें ठंडे पड़ने की संभावना है, उससे बचाने की आवश्यकता है। ऐसा ना कि उसको ठंडे बस्ते में डाल के चलो चल रहा है नहीं, इस पर लगातार काम करते रहने की आवश्यकता है। नीतियों को केवल कागजी ना रखकर उसको धरातल पर भी उतारना पड़ेगा। वैज्ञानिकों विद्वानों की सुरक्षा भी एक अहम चुनौती रहेगी। मेरे हिसाब से सरकार ने यहाँ एक गलती की कि ये जो सेकेंड रिएक्टर का इतना जल्दी जो हमने अनाउंसमेंट कर दिया, इसे हमें अभी गोपनीय रखना चाहिए था ताकि हमारे वैज्ञानिकों की सुरक्षा बनी रहती। इसमें इसकी भी प्रबल संभावना है कि वैज्ञानिकों की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। आप इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। बहुत बड़े उदाहरण हैं हमारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जनक भाभा साहब, उनकी मृत्यु के बारे में आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए निचले नियमों की भी आवश्यकता होगी इसमें। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हम अपने जो ऊर्जा है उसके संरक्षण कर सकते हैं तथा स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी जुगाड़ से हम किस प्रकार से इसको बहुत हद तक आयात को कम कर सकते हैं और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भी बचा सकते हैं। इसमें पॉलिटिकल एडमायरेबिलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी आप और की नज़र में कोई उपाय हो जिस पर आपको लगता है कि ये भी उपाय शामिल करने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।